अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से है। तो दोस्तों, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल थे उनके ऊपर रॉकेट अटैक किया गया था, जिसमें 2 पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए थे, जिनमें हवलदार ज़फ़र और सिपाही आसिफ शामिल थे। ये रॉकेट एक अननोन डायरेक्शन से फायर किया गया था और पता नहीं चला था ये कहाँ से आया है, और इसको सीधा चेक पोस्ट के ऊपर फायर किया गया था, एडिक विलेज के अंदर, मिराली टाउन के अंदर। और ये तकरीबन तक रात में ये वाक़या पेश आया था। इसके साथ साथ ये नहीं पता चला कि ये अटैक किसकी तरफ से किया गया था। इससे पहले भी मिलिटेंट्स की तरफ से 10 आर्मी के जो पर्सनल थे उनको शहीद किया था, सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी शहीद किया गया था नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर। और 6 जो पर्सनल थे उनको काफ़ी मेजर इंजरीज भी आई थी। इसी तरह निराम शाह के अंदर भी जो एक इस तरह का इंसिडेंट पेश आया था, जिसके अंदर मिलिटेंट्स ने जो पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल थे उनके ऊपर फायर खोल दिया था, जिसकी वजह से जो सोल्जर था वो उसी वक्त मौके पर ही शहीद हो गया था और उनकी तरफ से फायरिंग करके फ़ौरन भागे, जिनकी वजह से उन दहशतगर्दों को चेज़ नहीं किया जा सका। मेराली के अंदर 2 बंदों को और शहीद किया गया था एक ही गांव के अंदर। पिछले 3 से 4 से 5 महीनों के अंदर जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है इसमें हालात दोबारा से कशीदा हो रहे हैं। मिलिटेंट्स दोबारा से ग्रिप अपनी पकड़ रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी दोबारा से इनके अगेंस्ट एक्शन भी ले रही है। और साथ ही साथ ये भी न्यूज़ सुनने में आई है कि पाकिस्तान आर्मी अभी दोबारा से नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट करेगी ज़रब अज़ब की तरह, जिसके अंदर दोबारा से नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ उनको इस एरिया से निकालने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी। और उन्होंने अगर रेजिस्ट किया तो उनके अगेंस्ट भरपूर एक्शन भी लिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं जहां जहां टेररिस्ट छुपे हुए हैं, ताकि इन जगहों को क्लियर कराया जा सके, ताकि इन एरियो में लोग अमन और सुकून से रह सकें। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही नॉर्थ वज़ीरिस्तान की वजह से बहुत सफ़र कर चुका है, क्योंकि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने अपनी पनाह गाहें बनाई हुई थी और यहाँ पे कोई भी इनके अगेंस्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता था। तो जब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑपरेशन ज़रब अज़ब स्टार्ट किया गया तो इन दहशतगर्दों की कमर को तोड़ दिया गया। मगर अब ये दोबारा से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो दोस्तों, आज इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-29 त्यारा क्रैश हो गया है। ये त्यारा नवानशाह पंजाब के अंदर क्रैश हुआ और पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था। और इशू ये बताया जा रहा है कि जहाज़ के अंदर टेक्निकल फेलियर आ गया था, जिसकी वजह से जहाज़ क्रैश हो गया था। पायलट को आइडेंटिफाई कर लिया था जो इस जहाज़ को उड़ा रहे थे, उनका नाम विंग कमांडर MK पांडे था। और ये जेट जो है ये अदमपुर एयर जो फोर्स स्टेशन है वहाँ से उड़ा था ट्रेनिंग मिशन के लिए। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये जो जहाज़ है ये फील्ड के अंदर क्रैश हुआ था और ये कंफर्म हो चुका है कि MiG-29 जो अपने ट्रेनिंग मिशन में था इंडियन एयरफोर्स का, वो अब क्रैश हो चुका है। साथ ही साथ ये कहा गया कि अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंक्वायरी बैठा दी गई है कि जहाज़ के अंदर ऐसा क्या इशू आया था कि जिसकी वजह से जहाज़ क्रैश हुआ है। और साथ ही साथ पायलट को अब देखा जा रहा है कि पायलट को कोई इंजरी तो नहीं आई और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया। साथ ही साथ जो पायलट विंग कमांडर MK पांडे उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया था इंसिडेंट के ऊपर से और उनको फ़ौरन हॉस्पिटल भी लेके गए। इसके साथ साथ IAF की तरफ से पहले भी जो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 जो त्यारे तबाह हुए हैं उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठाएगी। और साथ ही साथ MiG-29 त्यारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो रिसेंटली क्रैश हुए हैं उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है। इसके अंदर ज़्यादातर जहाज़ जो क्रैश हुए हैं वो अपने टेक्निकल फेलियर की वजह से हुए हैं और ये ज़्यादातर जहाज़ जो हैं रशियन मेड हैं। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स का MI-17 जो चॉपर हेलीकॉप्टर है वो उसने एमरजेंसी लैंडिंग की थी और इसके अंदर भी टेक्निकल इशू पाए गए थे। इस हेलीकॉप्टर ने सिक्किम के अंदर अपनी जो एमरजेंसी लैंडिंग थी वो की थी। जो ये MI-17 हेलीकॉप्टर था ये अपने रूटीन मिशन के ऊपर था और साथ ही साथ ये अपने साथ तकरीबन तक 6 जो क्रू पर्सनल थे उनको भी लेके जा रहा था। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है जो इस हेलीकॉप्टर को हादसा था वो तकरीबन 6:45 पर सुबह के आया था और इसके अंदर जो 6 के 6 पर्सनल थे वो सारे सेफ रहे हैं। और साथ ही साथ ये बताया गया कि जो हेलीकॉप्टर था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और जो IAF के 4 पर्सनल थे और 2 आर्मी के पर्सनल थे और इनमें से एक पर्सनल को काफ़ी ज़्यादा मेजर इंजरीज हुई हैं और उसको
हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया था। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि आर्मी की तरफ से इससे पहले भी 2 हेलीकॉप्टर को रिकवर किया गया जो इस तरह एमरजेंसी लैंडिंग के अंदर जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इंडियन एयरफोर्स से इस MI-17 जो हेलीकॉप्टर है इसके इंसिडेंट के भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बैठाया गया है ताकि वाक़े का पता चलाया जा सके किन टेक्निकल ख़राबियों की वजह से MI-17 ने एमरजेंसी लैंडिंग की थी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उस टाइम मौसम काफ़ी ख़राब था जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। अभी इस साल इंडियन एयरफोर्स के काफ़ी ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर हैं और जहाज़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। MI-17 से पहले इंडिया का जो अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसको उन्होंने अमेरिका से हासिल किया, वो बिल्कुल न्यू अटैक हेलीकॉप्टर है वो इंडियन एयरफोर्स का, उसको भी टेक्निकल फॉल्ट का इशू आया था जिसके अंदर उसको भी फील्ड के अंदर उतारना पड़ा था। और बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही पायलट्स को किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है। तो इंडियन एयरफोर्स के तरफ से ये सारे चीज़ें देखी जा रही हैं और अब इंडियन एयरफोर्स के ऊपर सवाल भी ये उठाए जा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन सब चीज़ों की सर्विस का ख्याल नहीं रखा जा रहा? क्या इन सब जितनी भी चीज़ें हैं इनकी मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा इंडियन एयरफोर्स के अंदर? तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ ये बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स का जो अपाचे हेलीकॉप्टर था उसके अंदर क्रिटिकल फेलियर आया था मगर उसने सेफ़ लैंडिंग की थी पंजाब के अंदर और हेलीकॉप्टर और पायलट सारे ही सेफ थे और इनमें किसी भी पायलट को कोई भी मेजर इंजरी नहीं आई थी। तो अब ये सारे सवाल इंडियन एयरफोर्स के ऊपर उठाए जा रहे हैं। क्या इंडियन एयरफोर्स अपनी जितने भी जो एयरक्राफ्ट हैं और हेलीकॉप्टर हैं क्या इनकी सर्विस और मेंटेनेंस पर ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही? क्या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खुद ही कोई प्लान बनाया जा रहा है जिसके अंदर वो अपने जहाज़ों को क्रैश करके नए जहाज़ों को इंडक्ट करने का फैसला कर रहे हैं? तो ये तो दोस्तों आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट जापान की तरफ से। तो दोस्तों जापान की जो आर्मी है उसकी तरफ से न्यू लॉन्ग रेंज जो सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र है उसका ऑर्डर दिया जा रहा है। ये जो न्यू लॉन्ग रेंज सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र होगी ये ट्रक माउंटेड होगी और जापान की तरफ से इसको इसलिए इंडक्ट किया जा रहा है ताकि वो अपनी पुरानी जो सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र हैं उनको रिप्लेस कर सकें। बताया ये जा रहा है कि ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र होगी ये 2020 के अंदर तैयार हो जाएगी और इसके ऊपर 155 मिलीमीटर की गन लगी हुई होगी। अभी जापान के गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन तक 44 मिलियन $US इसके लिए इनिशिएट किए गए हैं ताकि इसके अंदर इन न्यू हावित्ज़र को बाय किया जाएगा। इन न्यू सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र को जापान की जो जापान स्टील वर्क्स है वो मैन्युफैक्चर करेगी। साथ ही साथ इसके ऊपर ऑटोमेटिक गन लिंक सिस्टम भी लगा होगा और सेमी ऑटोमेटिक एम्यूनिशन लोडिंग सिस्टम भी होगा। साथ ही साथ 155 मिलीमीटर की जो हावित्ज़र होती हैं ये जापान को काफ़ी इनकी ज़रूरत भी थी और टाइप 19 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र है जो जिसका नाम रखा गया है ये काफ़ी कैपेबल होगी कि ये क्विकली मूव कर सके और अपने आप को दुश्मन के अटैक से बचा सके। जापान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो न्यू आर्टिलरी होगी काफ़ी हाइब्रिड होगी और ये ट्रक माउंटेड भी होगी। साथ ही साथ इसके ऊपर ऑन बोर्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और एमिंग सिस्टम भी लगा हुआ होगा और इसको डिज़ाइन ऐसा किया जाएगा कि ये ज़्यादा अरसे तक जापान की जो फोर्सेस हैं उनके अंदर अपनी सर्विस को अंजाम दे सके और पुरानी जो 155 मिलीमीटर की FH-70 जो टोड आर्टिलरी सिस्टम है उन सबको रिप्लेस भी कर सके। साथ ही साथ ये कहा गया कि इसको ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिनमें 2 जो ड्राइवर और जो 3 होंगे वो इसको गन को कंट्रोल करने के लिए होंगे। और जापान की तरफ से इस तरह की न्यू लॉन्ग रेंज जो सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र को बनाना यकीनन जापान अपने डिफेंस को ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों आज की चौथी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों चाइना की तरफ से अपने मॉडर्नाइजेशन पर काम किया जा रहा है और चाइनीज़ नेवी की तरफ से अपने जितने भी पुराने डिस्ट्रॉयर हैं उनके ऊपर YJ-12 जो सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। चाइना की तरफ से ये इकदाम इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। इस YJ-12 जो सुपरसोनिक एंटी जो एयरक्राफ्ट मिसाइल है इसकी रेंज की बात करें तो वो तकरीबन तक 350 किलोमीटर की है और इसकी जो स्पीड की बात करें तो वो तकरीबन तक मैक 4 की है। और चाइनीज़ ने भी इनको अपने जितने भी पुराने डिस्ट्रॉयर हैं उनके ऊपर इंटीग्रेट कर रही है ताकि अपने पुराने जहाज़ों को मॉडर्नाइज भी कर सके नए रडारों के साथ, उनके ऊपर नए सेंसर्स को भी इक्विप किया जाए जिसकी वजह से वो अपने आने वाले जितने भी नए मिसाइल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें। और साथ ही साथ अमेरिका की नेवी के लिए थ्रेट ये है कि चाइना की नेवी अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी तेज़ी से मजबूत भी कर
कर रही है और बढ़ा भी रही है, और नए नए इस तरह के जो मिसाइल्स हैं वो यकीनन अमेरिका के लिए भी ख़तरा हैं। तो दोस्तों अब तक कर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।